Bismillahirrahmanirrahim. Today we will go through the lecture 31, which is the second last lecture of the course of mathematical statistics. इसमें हमने रिवीजन करनी है टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द कोर्स. जो हमने पहले तकरीबन 14-15 लेक्चर्स में जितना कुछ पढ़ा है उसकी हम रिवीजन करेंगे. क्विक ओवरव्यू देंगे हमने क्या क्या चीज़ें इस कोर्स में पढ़ी हैं, और हम थोड़ा फास्ट भी होगा मगर एटलीस्ट आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस कोर्स में हमने क्या कुछ पढ़ा है. तो चलते हैं हम पहले शुरू से अगर बात करें डाटा रिप्रेजेंटेशन. हमने एक डाटा लेट से कलेक्ट किया, स्टैटिस्टिकल डाटा, यानी कि एग्जांपल हम कोई भी ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम इनकम ऑफ ऑल 30-year-old मेल इन अ सोसाइटी, हम उनकी इनकम की है यानी कि मंथली कितनी सैलरी है उनकी, उसका डाटा कलेक्ट करते हैं. अब वो डाटा जो है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. लेट से हमने तकरीबन 10,000 लोग जो है जो 30 साल के अराउंड हैं उनके हमने सैलरीज पूछी और एक डाटा जनरेट कर लिया. तो डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड न्यूमेरिकली. इट कैन बी, व्हेन इट्स न्यूमेरिकली दैट मीन्स नंबर्स हैं. वो नंबर्स आप किस फॉर्म में लिखते हैं, सिर्फ नंबर्स लिख लेते हैं, उसको ग्रुप कर लेते हैं. ग्रुप कैसे करते हैं हम कि हम डाटा के ग्रुप्स बना लेते हैं. हम कहते हैं कि जी जिसकी सैलरी 10 से 15,000 के दरमियान है वो इतने लोग हैं, 15 से 20,000 है इतने लोग हैं, 20 से 25,000 इतने लोग हैं, और 25 से 30,000, और इस तरह चलते रहते हैं. 5,000 का आपने डिफरेंस रखना है, 10,000 का रखना है, 15,000 का रखना है, कहाँ से शुरू करना है कहाँ पे ख़त्म करना है, ये तो टोटल डाटा पे डिपेंड करता है. कि अगर आपका टोटल डाटा जो है वो मिनिमम वैल्यू 10,000 आ रही है और मैक्सिमम 2 लाख आ रही है, तो उन सबको आप कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप डाटा को ग्रुप भी कर सकते हैं और डाटा के टेबल्स भी बना सकते हैं. ऑन द अदर हैंड अगर न्यूमेरिकली नहीं करना चाह रहे हैं, ग्राफिकली करना चाह रहे हैं, तो आप उस डाटा का कर्व भी बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, स्टेम एंड लीफ प्लॉट बना सकते हैं, बार चार्ट या हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं. तो हम इसको बारी बारी जरा क्विकली रिव्यू कर लेते हैं. ग्रुप डाटा. A raw data set can be organized by constructing a table showing the frequency distribution of the variable. एग्जाम्पल में देखें अगर तो हमारे पास डाटा है 20, 21, 20, 22, 23, 19, 23, 19, 20 एंड 23, 22. इस डाटा को हम ग्रुप कर लेते हैं. हम देखते हैं कि 19 वाले कितने लोग हैं. 19 वाले 2 हो गए. 19 वाले हमारे पास 2 लोग हैं. इसमें इधर देखें अगर 19 के 2 लोग हैं, वो हमने 2 यहाँ पे लिख लिया स्टूडेंट्स. फिर एज 20 है, 1, 2, 3, तो वी राइट इट 3 है. फिर 21 को देखते हैं हम. 21 एक ही है तो 1 आ गया. देन 22 1 और 2, तो 22 के 2 हो गए, और फिर 23 के 23 2 लोग यहाँ पे भी आ गए. तो इस तरह से हम डाटा ग्रुप कर सकते हैं. नेक्स्ट है टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अ टेबल इज अ मीन ऑफ अरेंजिंग डाटा इन रोज एंड कॉलम्स. फॉर एग्जांपल एज ऑफ पीपल, हमने फैसल, आमिर, वकार, वसीम, कामरान की एज लिख ली. वो कितनी है? 25, 29, 39, 40, 28. इस तरह से हम डाटा को टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं. आगे चलते हैं ग्राफिकल फॉर्म. उसमें क्या है, कर्व्स हो सकती है कि हमने एक टास्क दिया, टाइम नीडेड टू लोकेट सुटेबल लाइब्रेरी मटेरियल. हमने एक क्लास को एक टास्क दिया कि आपने एक बुक ढूंढनी है लाइब्रेरी में से. तो हमने टाइम नोट कर रहे हैं कि कितनी देर में कितने स्टूडेंट्स ने बुक ढूंढ ली. तो पहले 5 मिनट में अगर आप यहाँ पे देखें इस डायरेक्ट टेबल को कैसे रीड करना है हमने कि 5 मिनट्स में हमारे पास तकरीबन 15 स्टूडेंट्स ने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एबल टू लोकेट सुटेबल मटेरियल, सिर्फ 5 मिनट में 15 स्टूडेंट्स ने अपनी बुक ढूंढ ली.
10 मिनट में तकरीबन 25 से ज्यादा यानी कि 30 के करीब लोगों ने अपनी बुक ढूंढ ली। और इसी तरह 15 मिनट्स में भी आप कर सकते हैं, 20 मिनट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जो इस तरह कर्व से पता चला कि जो जो टाइम बढ़ता गया, जिन लोगों ने अपनी बुक ढूंढ ली वो ज्यादा हो गया। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु फाउंड देयर बुक वो भी इंक्रीज करता रहा। तो ये हो गया कर्व फॉर्म में। नेक्स्ट पाई चार्ट में। पाई चार्ट क्या था? एक आप सर्कल या डिस्क ड्रॉ कर लें और सर्कुलर चार्ट डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, और उसमें हम सेक्टर्स डिफाइन कर लेते हैं। जैसे ये एक सेक्टर है रेड वाला, तो इसमें प्रॉब्लम हमने थी अ सर्वे ऑफ ऑल स्पोर्ट्समैन इन अ सर्टेन कंट्री शोज, कि तमाम स्पोर्ट्समैन का हमने सर्वे किया। हमने देखा कि स्विमिंग कितने करते हैं, उसमें स्विमिंग जो है 27% स्विमिंग करते हैं, 30% सॉकर खेलते हैं, 20% ट्रैक रेसेस करते हैं और 12% टेनिस खेलते हैं और 11% जो है जिम्नास्टिक्स करते हैं। ये सेक्टर का एंगल जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू, ये जो एंगल है सेक्टर का वो प्रोपोर्शनल टू दिस 20% है। तो व्हाट वी डू इज वी से कि टोटल कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 100%। ओके, सो 1% मीन्स 360 बाय 100, तो ये अबाउट 3.6 डिग्रीज बन जाता है 1%। तो उस हिसाब से आप इसे बना सकते हैं कि कितने परसेंट डाटा आप उतना एंगल ड्रॉ करके इसको कलर कर लेते हैं, और इसके साथ लेजेंड भी बना सकते हैं या इसी के अंदर भी लिख सकते हैं आप। तो ये हो गया पाई चार्ट। ये बिजनेस में काफी ज्यादा यूज होता है टू शो प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एंड थिंग्स लाइक दैट, कि किस चीज में कितना खर्च हुआ, कि अगर आपके पास 100 रुपया था, टोटल कंपनी के पास जितने एसेट थे वो परसेंटेज वाइज किस किस जगह पे कितना कितना खर्च हुआ, तो वो आप इस तरह से पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट था स्टेम एंड लीफ प्लॉट। वो क्या था कि अगर आप डाटा देखें, स्टेम एंड लीफ प्लॉट्स आर अ मेथड फॉर शोइंग द फ्रीक्वेंसी विद विच सर्टेन क्लासेस ऑफ वैल्यू अकर। फॉर इंस्टेंस, सपोज यू हैव द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ वैल्यूज 12, 13, 21, 27, 33, 34, 35, 37, 40, 40, 41. We can represent it as stem. Stem हम करते हैं एक डिजिट, 10th डिजिट हमने यहाँ पे एज अ स्टेम रखा, 10th डिजिट दो यानी कि 1 को हमने स्टेम रख लिया। तो देखा हमने 1 में सिर्फ 2 आते हैं, 12 एंड 13। 1 is stem and leaves are 12 and 13. सिमिलरली 2 के को स्टेम जब रखते हैं हम, यानी कि 2 इज अ 10th डिजिट, और यूनिट डिजिट कौन से हैं, 1, 7। 1, 7 यहाँ पे आ गया। जब 3 को हमने स्टेम रखा, 3 को स्टेम रखें तो 3, 4, 5, 7 ये यूनिट डिजिट आ गए, ये लीव्स बन गए। जब 4 को स्टेम रखा तो 2 दफा हमारे पास 40 आया, वो हमने लिखा हुआ यहाँ पे एक्सप्लिसिटली, दोनों दफा लिखा, और एक हमने 41 जो यहाँ पे था 40, 40, 41, तो ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखें, द स्टेम is the left hand column which contains the 10th digit. The leaf are the list on the right hand column showing all the ones digit for unit digit जो होता है for each of the 10, 20, 30s and 40s. ये आपका stem and leaf plot हो गया। इसमें फर्दर चले हम तो बार चार्ट और हिस्टोग्राम भी था। अब बार chart or bar graph is a chart with rectangular bars with length proportional to the value that they represent. इनकी जो height है वो क्या करती है, proportionate है to the value they represent. कि अगर 10 एक वैल्यू 10 है, उसको एक हाइट रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो वैल्यू 5 होगी उसको उसकी आधी हाइट रिप्रेजेंट करनी चाहिए। द बार्स कैन बी प्लॉटेड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे ये वर्टिकल बार है। A vertical bar chart is sometimes called a column bar chart. Vertical को हम column bar chart भी कहते हैं। अब एक एग्जांपल है यहाँ पे, एज ऑफ पीपल एट फैमिली रीयूनियन, कि एक फैमिली की रीयूनियन हुई, तमाम बच्चे बड़े उसमें आए। फिर हमने देखा कि 0 से
यानी कि ग्रुपिंग कर ली हमने। यहाँ पे देखें ग्रुपिंग भी है, एक सेंस में ग्रुपिंग भी मौजूद है कि हमने एज कर दी, सालों में कर दी, लेट्स से एज इन ईयर्स। तो 0 से 9 ईयर्स तक के टोटल कितने लोग थे? 8 लोग थे। 10 से 19 साल के लोग जो थे वो 10 थे। 20 से 29 साल के लोग जो थे वो तकरीबन 18 हैं। 30 से 39 तक के जो लोग हैं, हमने 10-10 का यहाँ पे कॉलम बनाया हुआ है, ए डिफरेंस जो लिया हुआ है 10-10 के लिए। 30 से 39 तक जो थे वो तकरीबन 15 थे। 40 से 49 6 थे। 50 से 59 वो 9। 60 to 69 वो 3। 70 to 79 वो अबाउट 5। एंड कुछ बुजुर्ग लोग भी आए थे, 80 to 89 एक शख्स मौजूद था वहां पे। सो ये हो गया बार चार्ट या हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है क्योंकि वो फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करता है, वो नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट नहीं करता। यानी कि इसी ग्राफ को आप फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आप पहले टोटल नंबर ऑफ पीपल देख लें और डिवाइड कर दें, तो ये क्या आ जाएगा? परसेंटेजेस आ जाएंगी या रेशो आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि टोटल अगर ये जितने भी लोग हैं उनको डिवाइड करेंगे। जैसे ये मैं 20 to 29 वाला अगर कॉलम देखूं, कौन सा कॉलम? 20 to 29 वाला, तो ये 18 आ रहा है। अगर टोटल लोगों को जमा किया जाए वो कितने हैं? 8 + 10 18 + 18 36 प्लस अबाउट 15। तो मैं यहाँ पे इसको सम कर लेता हूँ। 36 + 15 आ गया आपके पास 11। 51 + 6 57 + 9 66 + 3 69 and +5 74 and +1 75। ये टोटल लोग कितने हो गए मेरे पास? अबाउट 75 पीपल का ये टेबल है। अगर मैंने कोई गलती कैलकुलेशन में नहीं की तो ये टोटल कोई 75 लोग रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो जब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे तो हम इसकी जो हाइट है 20 और 29 वाली हाइट जो है उसको हम लिखेंगे 18/75। तो यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए, वो आनी चाहिए 18/75। फिर यहाँ पे 16/75, क्योंकि फिर ये सारे ऐड होके इक्वल टू 1 बन जाएंगे। और फिर हम इनकी विड्थ जो रखते हैं यहाँ पे वो 1 यूनिट रखते हैं। हम कहते हैं ये 1 यूनिट है और ये इसकी हाइट जो है ये कितनी है? 18/75। फिर नेक्स्ट वाला जो है इससे साथ ही शुरू हो जाता है। तो टोटल एरिया ऑफ दिस जो मैंने अभी बनाया हिस्टोग्राम, इसका टोटल एरिया जो है वो इक्वल टू 1 हो जाता है। फिर टोटल एरिया जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी इसके आने की फ्रीक्वेंसी होगी वो आ जाएगा। सो दैट इज अ हिस्टोग्राम। बार चार्ट हिस्टोग्राम तकरीबन सेम है, स्लाइट डिफरेंस है। एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और एक एक्चुअल वैल्यूज को भी रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, सेंटर एंड स्प्रेड ऑफ डाटा। अब अगर आपके पास डाटा आ गया है तो उसका सेंटर क्या निकालेंगे, स्प्रेड क्या होगा? एज अ सेंटर ऑफ लोकेशन, द लोकेशन ऑफ डाटा वैल्यू वी कैन टेक अ मीडियन। एज अ सेंटर ऑफ लोकेशन, द लोकेशन ऑफ द डाटा वैल्यू वी कैन टेक अ मीडियन। सबसे पहले हम डाटा को सॉर्ट करते हैं। वी सॉर्ट इट इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या था? छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक हम उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, सीक्वेंस में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे डाटा है मेरे पास 78 81 83 84 86 87 87 89 89 89 89 90 91 एंड 99। टोटल जो हैं ये वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, इवन है। तो इवन के लिए क्या करना होता है? हमने मिडल से एक पहले और एक मिडल से अगली वाली वैल्यू, तो दैट मीन्स 7th and 8th वैल्यू विच इज 87 एंड 89 मिडल वैल्यूज है, 7th और 8th वैल्यूज हैं। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर ले तो हमारे पास क्या आ जाता है? मीडियन आ जाता है। और मीडियन लाजमी नहीं है आपके डाटा में मौजूद हो और ना हो। मीडियन may not be present in the data. Spread of the data can be measured by the range. Spread of the data can be measured by the range.
कि मिनिमम और मैक्सिमम में क्या डिफरेंस है। तो मैक्सिमम माइनस द मिनिमम गिव्स यू द स्प्रेड एंड इट्स आल्सो कॉल्ड वेरिएबिलिटी। कितना वेरिएबल है डाटा, डाटा में कितनी वैरायटी है, कितना वेरिएबल है। तो वेरिएबिलिटी इज डिफाइंड एज 99 माइनस 78, सो इट इज 21, दैट इज द स्प्रेड ऑफ द डाटा। फिर हमने देखा था क्वार्टाइल्स। विथ क्वार्टाइल्स डाटा इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। क्वार्टाइल्स के साथ हम डाटा को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। इन द सेम मैनर एज वी डू फॉर मीडियन, देयर आर 3 क्वार्टाइल्स इन डाटा कॉल्ड लोअर क्वार्टाइल, हम लोअर वाला क्वार्टाइल ले लेते हैं, मिडिल क्वार्टाइल जो कि मीडियन भी था, हमारा ओरिजिनल मीडियन था, अपर क्वार्टाइल, और फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज भी एक डिफाइन करते हैं। क्वार्टाइल्स पे थोड़ी दोबारा से रिकॉल करें अगर, तो सबसे पहले हम डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं 2 हिस्सों में, कि जैसे लास्ट एग्जांपल में 14 डाटा एलिमेंट्स थे, तो हमने उसका मीडियन निकाला, मीडियन से नीचे वाले को हमने क्या दिया लोअर क्वार्टाइल, और मीडियन से ऊपर वाले को क्या दिया अपर क्वार्टाइल, और फिर उन दोनों का दोबारा से मीडियन निकाला। लोअर क्वार्टाइल जितना भी था उसमें से एक मीडियन निकाला, और फिर अपर वाला जो पोर्शन था, ग्रुप था, उसका भी एक मीडियन निकाला। तो जो लोअर वाले ग्रुप का मीडियन था उसको हमने कहा लोअर क्वार्टाइल, जो अपर वाले का था उसको अपर क्वार्टाइल, और जो ओरिजिनल मीडियन था ऑफ द डाटा उसको मिडिल क्वार्टाइल कह दिया। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है कि अपर ग्रुप जो था डाटा का, अपर ग्रुप का जो मीडियन था और माइनस लोअर ग्रुप का जो मीडियन था, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो होगा इंटर क्वार्टाइल रेंज। नेक्स्ट, जब हमारे पास ये 3 वैल्यूज आ गई, मैक्सिमा मिनिमा भी पता हो हमें, तो फिर हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी कर सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट इज ऑब्टेन्ड बाय 5 वैल्यूज ऑफ डाटा, मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा, 3 क्वार्टाइल्स एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा। इसको अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह से बनता था। लेट्स से आपका डाटा सेट 1 है, उसका आपने सबसे पहले रेंज निकाल ली, मैक्सिमम से मिनिमम स्प्रेड निकाल लिया, वो एक लाइन ड्रॉ कर ली आपने। फिर आपने देखा उसका मिडिल क्वार्टाइल क्या है वो डिफाइन किया, फिर अपर क्वार्टाइल डिफाइन किया, फिर लोअर क्वार्टाइल, और ये एक बॉक्स बना दिया। दिस इज मिडिल क्वार्टाइल, क्वार्टाइल अपर, क्वार्टाइल लोअर, और क्वार्टाइल ये क्या था मीडियन एम, क्वार्टाइल एल। तो ये हो गया आपका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। इस केस में हमने एक बात जिक्र किया था कि अच्छा डाटा हम उसको कह सकते हैं जो कि मिडिल क्वार्टाइल तकरीबन इस बॉक्स के मिडिल में आए, क्यू एम यहाँ पे आए, क्यू एल यहाँ पे आए, और क्यू अपर यहाँ पे आए, और इससे ऊपर या इससे नीचे वैल्यूज ज्यादा स्प्रेड ना हो। ये ना हो कि ये वैल्यूज यहां तक जा रही हो, तो वो डाटा इसका मतलब है सही नहीं है, उसमें कुछ आउटलायर्स हैं। ये जरा दोबारा रिविजिट कर लीजिएगा उस लेक्चर को अगर इसमें कुछ याद ना आ रहा हो। वैसे तो ये बेसिक ये था कि हमें क्वार्टाइल चाहिए और मिनिमम एंड मिनिमम वैल्यू चाहिए, उससे स्प्रेड है और हम उसको प्लॉट कर सकते हैं। तो डाटा सेट 1 जो है वो काफी बैलेंस नजर आ रहा है यहाँ पे, और ये जो डाटा सेट 2 है इसमें देखें ये स्प्रेड काफी ज्यादा आ रहा है। तो आउटलायर क्या था? एन आउटलायर इज अ वैल्यू दैट अपीयर्स टू बी यूनिकली डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द डाटा सेट। कि अगर सब लोग लेट्स से एक क्लास है उसमें मार्क्स आ रहे हैं, पूरी क्लास के मार्क्स जो हैं वो 100 में से 60 से लेके 80 के दरमियान आ रहे हैं। मार्क्स जो है वो 60 से लेके 80 के दरमियान आ रहे हैं, और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके मार्क्स जो हैं वो 15 हैं। क्या हुआ? पूरी क्लास जो है वो 60 से लेके 80 के दरमियान मार्क्स ले रही है, और कोई एक आध स्टूडेंट है जिसके 15 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। अब क्या है, ये तो क्लास का रिप्रेजेंटेटिव डाटा हो सकता है, ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोर्स अच्छा पढ़ा, बुरा पढ़ा, लड़कों ने मेहनत की, स्टूडेंट्स ने मेहनत की या नहीं की। तो दिस पर्सन इज आउट ऑफ दिस क्लास, ही डजंट रिप्रेजेंट दिस क्लास,
सो इसके मार्क्स जो हैं वो हमारे डाटा सेट को खराब कर रहे हैं, हमारी एवरेजेस खराब कर रहे हैं. ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द जनरल ट्रेंड, जनरल बिहेवियर ऑफ द क्लास. So an outlier is a value that appears to be uniquely different from rest of the data set. This might indicate that something has gone wrong with data collection process. One way of finding outlier is using interquartile range, IQR. Outlier is conventionally defined as a value more than a distance of 1.5 times interquartile range, यानी कि 1.5 times इंटर क्वार्टाइल रेंज. तो अगर इंटर यहाँ पे अगर 20 थी, लेट्स से टोटल रेंज जो थी मेरी मीडियन की जो थी वो 10 बन रही थी, यानी अपर क्वार्टाइल माइनस द लोअर क्वार्टाइल 10 बन रही थी, एंड वी कॉल इट इंटर क्वार्टाइल रेंज. सो क्या होगा, 10 बन रही और 1.5 टाइम्स 10 is equal to 15. अब वो कह रहे हैं from either end of the box, either end of the box. अगर यहाँ पे जो lower quartile था वो मेरा 65 पे था, upper quartile Q upper was at 75, तो 65 में से 15 माइनस करूं तो बनता है 50. तो 50 से नीचे जो भी वैल्यूज होंगी उनको मैं काट दूंगा, कहूंगा ये आउटलायर्स हैं, ये ट्रेंड नहीं शो कर रही, दे आर डिफरेंट, देयर समथिंग हैज गॉन रॉन्ग विद डाटा कलेक्शन. इस केस में हो सकता है जिस स्टूडेंट ने 15 मार्क्स लिए उस दिन उसकी तबीयत खराब हो, वो बीमार हो, पेपर में बैठा तो हो मगर वो कंसंट्रेट ना कर पाया हो. तो ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द जनरल कोर्स ट्रेंड, द क्लास ट्रेंड, हाउ द क्लास इज बिहेविंग इन दिस कोर्स. तो इसलिए हम उसको आउटलायर कहेंगे. ऑल्दो वो झूठ नहीं बोल रहा, आउटलायर का मतलब नहीं है वो झूठ बोल रहा है, बट दिस डाटा इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द क्लास. तो नेक्स्ट अप हमने देखा था कि हम डाटा का मीन, एवरेज और एक्सपेक्टेड वैल्यू किसको कहते हैं. मीन इज बेसिकली कि हम एक एवरेज वैल्यू है, हम तमाम डाटा को ऐड अप करते हैं और टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट से उसे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एक एवरेज नंबर आ जाता है. एग्जाम्पल हमने लिखी हुई यहाँ पे 89, 84, 87, 81, 89 एंड सो ऑन सो फोर्थ. ये 14 वैल्यूज हैं. इन सब को जब ऐड करते हैं तो आंसर आता है मेरा, समेशन क्या शो करती है, एडिशन 1222 टोटल आंसर आता है. इसको हम 14 से डिवाइड करते हैं तो मेरी एवरेज वैल्यू जो बनती है वो 87.3 बन रही है. एवरेज वैल्यू कम्स आउट टू बी 87.3, दैट्स द मीन वैल्यू. नेक्स्ट चलते हैं जी, वेरिएंस. Spread and variability of the data values can be measured in a more refined way by standard deviation and variance. Standard deviation and variance. Variance is defined as mean of the squared deviation from the mean. Variance is defined as mean of the squared deviation from the mean. हम क्या करते हैं, data minus the mean. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम करते हैं डाटा माइनस द मीन, यानी कि x माइनस मीन वैल्यू म्यू है अगर होल स्क्वायर, x माइनस मीन, और इसको ऐड कर लेते हैं तमाम x आइज पे. यानी कि मेरे पास अगर वैल्यूज हैं 5, लेट से वैल्यूज लिखते हैं 5, 6, 7 एंड सो ऑन सो फोर्थ, और इसका मीन आता है मेरे पास 8. तो हम क्या करेंगे, 5 माइनस 8 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 8 मीन स्क्वायर प्लस 7 माइनस 8 मीन स्क्वायर. इसका नेक्स्ट वैल्यू अगर 9 है तो 9 माइनस 8 स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ. इनको ऐड कर देंगे, अगर जितनी वैल्यू है उतने से डिवाइड कर, 10 वैल्यूज हैं तो 10 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगी. एंड वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से. वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से. तो इसको हम सिग्मा कहते हैं, इसको यूं लिखा जाता है, और स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर. वेरिएंस इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन. और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मेजर्स वेरिएशन ऑफ द स्कोर अबाउट द मीन, कि मीन के अराउंड कितनी वेरिएशन है. मैथमेटिकली इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस. ये वेरिएंस का पॉजिटिव
स्क्वायर रूट होता है। तो वेरिएंस की वही डेफिनेशन है, डाटा माइनस द मीन होल स्क्वायर सम ओवर ऑल डाटा पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डाटा एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या था, सिग्मा स्क्वायर था, उसका स्क्वायर रूट लेंगे, आंसर सिग्मा आ जाएगा। तो सिग्मा इज नोन एज अ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इसको हमने डिफाइन किया था सिग्मा स्क्वायर से, इसको डिफाइन किया था सिग्मा स्क्वायर से। तो ये हो गया वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट, एक चांस एक्सपेरिमेंट यानी कि स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ measurement or observation in a lab, factory, on the street, in nature or wherever. एक प्रोसेस है मेजरमेंट्स का। एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड इन अ रादर जनरल स्ट्रेंथ। यहाँ पे an experiment to be random must yield at least 2 possible outcomes. An experiment to be random must yield at least 2 possible outcomes. एक्सपेरिमेंट क्या करना है, 2 आउटकम्स मिनिमम होनी चाहिए उसकी, अगर वो रैंडम है। जैसे कि कॉइन है, हम उसको टॉस करते हैं तो उसकी 2 आउटकम्स आ सकती हैं, हेड या टेल। मगर फुटबॉल को अगर रोल करें, अगर फुटबॉल है उस पर कोई सिंबल नहीं बना हुआ, कोई तस्वीर नहीं बनी, सिर्फ ग्राउंड है, उसको रोल करें तो हमेशा एक राउंड चीज ही मिलेगी, उसके आउटकम हमेशा एक फुटबॉल ही मिलेगा। तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। हाँ, उसके ऊपर अगर आप एक साइड पे एक नंबर लिख दें और दूसरी साइड पे दूसरा नंबर लिखते हैं और जो भी ऊपर आए तो फिर उस केस में वो क्या बन जाएगा, एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट बन जाएगा। या अगर डाइस है, या इवन आसान देखते हैं, अगर कॉइन है, कॉइन के दोनों फेसेस सेम है, दोनों फेसेस पे हेड ही बना हुआ है, यानी कि तस्वीर ही है दोनों फेसेस पे, तो उसको जब भी टॉस करेंगे तो तस्वीर ही आएगी, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। अ ट्रायल इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कि जब एक दफा आप वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रायल। जैसे कि एक डाई है, उसको रोल करें तो जो भी आउटकम आती है उसको कहेंगे ट्रायल, पहले ट्रायल में हमारी ये आउटकम आई। रिजल्ट ऑफ अ ट्रायल इज कॉल्ड आउटकम और सैंपल पॉइंट, कि जब आप ट्रायल करते हैं उसकी आउटकम कुछ ना कुछ आती है। कॉइन टॉस करें तो आउटकम उसकी या हेड आएगी या टेल आएगी। आउटकम क्या आ सकती है, या हेड या टेल, तो वो सैंपल पॉइंट बन गया, मेरा आउटकम बन गई। n trials can give a sample size of n consisting of n samples, कि जब n दफा हम ट्रायल करेंगे, n दफा कॉइन को टॉस करें या 10 दफा कॉइन को टॉस करें तो 10 हमारे पास आउटकम्स आ सकती हैं। कोई हेड आ सकता है, कोई टेल आ सकता है, सारे के सारे टेल आ सकती हैं, सारे के सारे हेड आ सकते हैं। तो n trials then give a sample size n consisting of n samples. A sample space S of an experiment is a set of all possible outcomes. Sample space क्या है, जिसमें all possible outcomes क्या हो सकती हैं। अगर हम एक्सपेरिमेंट करें, कॉइन को टॉस करने को हम कहें कि ये एक्सपेरिमेंट है हमारा, और ये एक्सपेरिमेंट क्यों है, क्योंकि इसको मिनिमम 2 आउटकम्स हैं, रैंडम भी है। 2 पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, हेड और टेल। तो इस केस में सैंपल स्पेस क्या हो जाएगी, हेड या टेल। सबसेट्स ऑफ एस आर कॉल्ड इवेंट्स एंड आउटकम्स, कि अगर उसका हम सबसेट लें, अगर हम उसका सबसेट लें तो वो इवेंट्स या आउटकम्स बनती हैं। अगर आप इसको मैं डाइस के केस में देखूं, डाई क्या होता है, जो लूडो खेलने में हम यूज करते हैं, क्यूब है जिसके ऊपर नंबर्स लिखे हैं वो 1 से लेके 6 तक, तो वो क्या होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आउटकम्स है 1 से लेके 6 तक। और इसमें कोई एक जो होगा वो आउटकम है। और इवेंट्स क्या होंगे, लेट्स से मैं इवेंट डिफाइन करता हूं ऑड नंबर्स, तो इवेंट ए डिफाइन करता हूं विच इज 1 3 एंड 5, ये इनके ये सारे ऑड आउटकम्स है, ऑड आउटकम्स। तो ए इज एन इवेंट। अ सबसेट ऑफ एस इज कॉल्ड इवेंट्स एंड आउटकम्स। अ सबसेट सिर्फ एक भी हो सकता है, बी सबसेट में डिफाइन कर सकता हूं विच इज ओनली 6, कि 6 आएगा तो मैं जीत जाऊंगा, तो इट्स एन इवेंट। द यूनियन
A यूनियन B कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन A और B और बोथ। A और B का यूनियन करने का मतलब यह है कि A के तमाम एलिमेंट्स और B के, ये सेट थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो, मैट्रिक में पढ़ी होगी, FSC में भी देखी होगी, तो उसमें हम देखते हैं A यूनियन B इज ऑल पॉसिबल ऑल पॉइंट्स इन A और B। लेट्स से मेरे पास A है 1 2 3 और B जो था वो 6 था, तो या 6 में एक और ऐड भी कर लेते हैं जरा आसानी के लिए, क्योंकि मुझे चाहिए होगा बाद में। 6 और 3 था, तो A यूनियन B विल बी 1 2 3 एंड 6 के तमाम एलिमेंट्स जो A में मौजूद हैं और B में भी मौजूद हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। इसमें वो वाले नहीं आएंगे जो कॉमन है, वो एक दफा ही लिखे जाएंगे। इंटरसेक्शन ऑन द अदर हैंड इज डिफाइंड एज A इंटरसेक्शन B के जो कॉमन है कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इन बोथ A एंड B, जो A में भी मौजूद हैं और B में भी मौजूद हैं, और इस केस में और B में क्या मौजूद है, कॉमन 3। तो ये हो गया A इंटरसेक्शन B। अगर A और B में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो हम उसको फाई कहेंगे, यानी कि एम्प्टी सेट कह देंगे। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू फाई, देन द इवेंट A एंड B आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट्स। अगर A इंटरसेक्शन B क्या हो जाए, नल सेट हो जाए, फाई हो जाए, कोई चीज कॉमन ना हो, तो हम उनको कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और डिसजॉइंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ कि एक अगर होता है तो दूसरा नहीं होता उस वक्त, एक अगर हुआ है तो दूसरा नहीं हुआ। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A डिनोटेड बाय A कॉम्प्लीमेंट और A प्राइम कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ S नॉट इन A। S में तमाम पॉइंट्स जो हैं और जो A में नहीं है। तो हमारा S जो डाई वाला रो एग्जांपल था उसमें क्या था, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो A कॉम्प्लीमेंट वो होगा जो कि A में जो है, S में है मगर A में ना हो, तो वो बनेगा यहाँ पे 1 भी है, 2 भी नहीं, 3 भी है, तो 4 5 और 6 कह देता हूँ। 4 5 एंड 6 जो है वो A में मौजूद नहीं है मगर S में है। तो दिस इज बेसिकली लाइक S माइनस A, यानी कि S में से A वाले तमाम एलिमेंट्स, ये माइनस उस तरह से नहीं है कि 2 माइनस 1 बचता है या 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, वो वाला माइनस नहीं है, यानी कि वो रिमूव कर देने हमने। दस A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट जो है हमेशा क्या होगा, डिसजॉइंट होगा, क्योंकि जो A में मौजूद है वो A कॉम्प्लीमेंट में मौजूद नहीं होंगे। एंड A यूनियन A complement will be S, that means the original sample space. Sample space, T diagram. How can we create a sample space? कुछ experiments तो बड़ा आसान होता है, जैसे कि डाई का मैंने बताया आपको, हमें पता है कि 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। इसी तरह कॉइन में हेड या टेल आता है। मगर यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं ट्री डायग्राम कैसे यूज करते हैं हम। Suppose that 3 items are selected at random from a manufacturing process. Each item is inspected and classified defective or non-defective. To list the elements of the sample space providing the most information, we construct the T diagram. तो हम क्या से शुरू होते हैं, हम पहली आइटम पिक करते हैं, देखते हैं कि वो डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है, तो हम एक ट्री ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस बना लेते हैं जिसमें एक डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है। अगर फर्स्ट वन डिफेक्टिव है तो दूसरी आइटम को देखते हैं उसमें क्या चांसेस हैं, वो भी या डिफेक्टिव होगी या नॉन डिफेक्टिव, 2 हिस्से हो गए। और थर्ड आइटम में भी अगर पहली वाली डिफेक्टिव है, दूसरी डिफेक्टिव है, तो थर्ड वाली भी डिफेक्टिव भी हो सकती है और नॉन डिफेक्टिव भी। सिमिलरली अगर फर्स्ट डिफेक्टिव थे, सेकंड नॉन डिफेक्टिव थे, थर्ड वन कैन बी आइदर डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, और इसी तरह हम सारे लिख लेते हैं। तो दिस वाज अ ट्री डायग्राम। कैसे शुरू होता है, स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से शुरू करें, उसकी 2 ब्रांचेस बना लें, दोनों पॉसिबल आउटकम्स इन पे लिख लें, फिर वहां से शुरू करें, फिर 2 ब्रांचेस बना लें, फिर दोनों पॉसिबल आउटपुट हो सकता है सेकंड आइटम के 3 पॉसिबल आउटकम्स हो, 4 पॉसिबल आउट, तो अब 4 ब्रांचेस बनाएंगे यहाँ से। तो जैसे अगर मैं कहूँ, अच्छा फिर इसको कंप्लीट करते हैं, फिर एक और एग्जांपल भी देखते हैं जिसमें मैक्सिमम और ज्यादा ब्रांचेस हैं। तो फिर जब हमने टोटल सैंपल स्पेस लिखनी होती है तो हम यहाँ से शुरू होते हैं, इस पॉइंट से
यहां से शुरू होते हैं। सबसे पहले डी आया, टॉप ब्रांच, डी डी डी, ये लिख लिया। फिर हमने डी डी एन, डी डी एन, फिर डी एन डी, ये लिख लिया। फिर डी एन एन, ये लिख लिया। फिर डी एन डी डी, फिर एन डी एन, एन एन डी, एन एन एन, सारे लिख लिए। तो इसको कहेंगे हम सैंपल पॉइंट्स, तमाम के तमाम। अब अगर कॉइन और डाई करें हम, कि पहले केस में हम कॉइन टॉस करें और फिर दूसरे केस में डाई करें, तो कॉइन के दो ब्रांचेस बन सकती हैं, हेड या टेल। मगर डाई के इससे आगे कितने बन जाएंगे? 4 5 6, यस, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। कॉइन टॉस की हेड या टेल आया और डाई का 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो हम यहां पे लिखेंगे हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6 और सिमिलरली टेल के भी 1 से लेके 6 तक, टेल 1, टेल 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जितनी पॉसिबल आउटकम्स हो हम उतनी ब्रांचेस निकालते हैं वहां से। नेक्स्ट काउंटिंग प्रॉब्लम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन n1 वेज, हमें ट्री डायग्राम को जब एक्सटेंड करते हैं तो पहला ऑपरेशन अगर n1 वेज में होता है, एंड इफ फॉर ईच ऑफ दीज अ सेकंड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन n2 वेज। पहला n1 तरीकों से हो सकता है, मतलब ये है कि उसकी n1 ब्रांचेज हैं, दूसरे के n2 ब्रांचेज हैं, एंड फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट टू अ थर्ड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन nk वेज, और तीसरा ऑपरेशन जो है वो एंड सो ऑन सो फोर्थ चलता रहता है और k वेज तक हम जाते रहते हैं, वेज एंड सो फोर्थ। देन द सीक्वेंस ऑफ k ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड इन n1 टाइम्स, n2 टाइम्स, n3 अप टिल nk टाइम्स। ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस हमें पता चल जाएंगे। जैसे पिछले एग्जांपल में ट्री डायग्राम में पहले केस में हमारे पास 2 तरीके थे, दूसरे में भी हमारे पास फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट वन वी हैड 2 वेज, तो 2 से मल्टीप्लाई करें। फॉर ईच ऑफ द सेकेंड वी हैड 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम्स 2 4 टाइम्स 2 8, तो ये कितनी बनी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास टोटल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस जो बन गए वो 8 बन गए। तो ये है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इससे आगे चलते हैं परमुटेशन। A permutation is an arrangement of all or part of a set of objects। यानी कि अगर मेरे पास सैंपल स्पेस में A, B, C हैं तो इनकी तमाम पॉसिबल परमुटेशंस क्या बन सकती हैं 3 3 के हिसाब से। तो A, B, C, A, C, B, फिर B, A, C, B, C, A, yes, C, A, B, C, B, A, 1 2 3 4 5 6, ये सारी परमुटेशन इसकी बन गई यहाँ पे हमारे पास। तो ये इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि ए पहले आता है। अगर देखा जाए तो तीनों में ए बी सी ही मौजूद है मगर उनका ऑर्डर मैटर्स। ये इस तरह से है कि एक कमरे में अगर 3 चेयर्स पड़ी हैं और 3 लोग बैठे हुए हैं उन पे, तो वो किसी भी ऑर्डर में बैठ सकते हैं। पहली चेयर पे तीनों में से कोई एक बैठ सकता है, दूसरी चेयर में तीनों में से बाकी जो 2 बचे हैं उनमें से कोई एक बैठ सकता है और तीसरी चेयर सिर्फ एक शख्स के लिए बची है वो उसमें बैठ जाएगा। तो अगर वो ऑर्डर चेंज करते रहें तो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में वो बैठ सकते हैं। तो इन जनरल n distinct objects can be arranged in n into n minus 1 into n minus 2 into up into till 1. We represent this product by a symbol n factorial which is read as n factorial. 3 objects can be arranged in कि पहले खाने पे तीनों में से कोई एक आ सकता है, तो 3 चॉइसेस है मेरे पास। दूसरे खाने में बाकी 2 बचे थे उनमें से कोई बैठ सकता है, तो 2 चॉइसेस हैं। और तीसरे खाने में एक ही खाना था और एक ही चीज बची थी, वो वहां पे आ सकती है। तो टोटल हो गया 6 वेज। और बाय डेफिनेशन 1 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 एज वेल। सो 5 फैक्टोरियल क्या होगा फिर? 5 फैक्टोरियल का मतलब हुआ
5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये इसका इन सब को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 5 फैक्टोरियल का। So permutation is an arrangement of all or part of a set of objects. Theorem: the number of permutation of n objects is n factorial. कि n objects हैं और उनको किस अरेंजमेंट में लिखना है, वो n फैक्टोरियल है। क्योंकि हमारे पास a b c था, जब a b c था तो हमने इसके परम्यूटेशन बनाई थी, तो ये 3 है तो 3 फैक्टोरियल विच विल बी इक्वल टू 3 times 2 times 1 विच इज इक्वल टू 6। तो हमारे 6 परम्यूटेशंस बनी थी इनकी। नेक्स्ट ऑर्डर: इन जनरल n distinct objects taken r at a time can be arranged in n into n minus 1 into n minus 2 up till n minus r plus 1। इसमें क्या है कि लेट से हमारे पास वो 3 ही a b c थे, 3 ही एलिमेंट्स थे, क्या थे, a b c, मगर अब मैं जो ग्रुप्स बना रहा हूं सिर्फ 2 के बना रहा हूं। तो a b हो सकता है, ए सी हो सकता है, ठीक है जी, फिर बी ए हो सकता है, बी सी हो सकता है, इसी तरह फिर सी ए हो सकता है और सी बी। इस तरह से आप बना सकते हैं 2-2 के ग्रुप्स। तो वी रिप्रेजेंट दिस प्रोडक्ट बाय द सिंबल एन पी आर, एन परम्यूटेशन आर, वेयर इट इज रिटन एज n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। इसका उस वक्त मैंने आपको थोड़ा सा और भी एग्जांपल्स बताई थी करने के लिए, जब हमने ये कोर्स ये वाला लेक्चर लिया था, वो देख लीजिएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको रिविजिट कर सकते हैं। इसमें यह ना, जैसे 3 लोग थे, 3 चीजें थी, 2 कुर्सियां अवेलेबल थी, 3 लोग हैं, 2 कुर्सियां। तो पहले चेयर पे तीनों में से कोई एक बैठ सकता है और दूसरी पे 2 बैठ सकते हैं, तो तीसरी वाली चेयर एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये भी 6 परम्यूटेशंस ही बनती हैं अभी तो, मगर अगर ये 4-2 हो तो फिर क्या होगा, 4-3 हो तो क्या होगा। तो ये इसका फॉर्मूला था n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। परम्यूटेशन में था ऑर्डर इंपॉर्टेंट था, इन परम्यूटेशन द ऑर्डर वाज इंपॉर्टेंट। लेट्स डिफाइन कॉम्बिनेशन। व्हेन वी हैव n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स and we want to have combinations containing r objects, then we will have n choose r such combinations, n choose r such combinations where r is less than n। तो इसका जो फार्मूला है वो है n c sub r is equal to n factorial over r factorial over n minus r factorial। इसमें उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि ए बी इज काउंटेड एज बी ए बी और बी ए में फर्क नहीं है। इसमें हमने एक एग्जांपल दी थी जूस वाली कि 3 हमारे पास फ्रूट्स हैं, आपने जूस पीना है तो 2 के कॉम्बिनेशन पी सकते हैं, चाहे एप्पल का जो पहले डालें, ऑरेंज बाद में डालें, ऑरेंज पहले डालें और एप्पल बाद में डालें, वो जूस का टेस्ट वही होगा। तो जूस में जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, ए बी को हम बी ए के इक्विवेलेंट ही ले लेते हैं। The number of combinations of n distinct objects taken r at a time is this thing। तो इसको लिखते ऐसे हैं n choose r, यानी कि ब्रैकेट जो है इसके दरमियान में कोई डैश या कोई लाइन नहीं है, और it is equal to n factorial over n minus r factorial into r factorial। How to differentiate between cases of permutation or combinations? In permutations, repetitions are allowed, that is order of trial does matter। Permutation में order of trial does matter। In combination the order does not matter। किस ऑर्डर में आए हैं। Then we define probability। If there are n equally likely possibilities of which one must occur and s are regarded as favorable or successes, then the probability of success is given by s over n। अगर n equally likely possibilities हैं, n equally like possibilities and s is regarded as a favorable or success, then s over n is the probability. If an event can occur in h different possible ways, all of which are equally likely, the probability of the event is h by n। That's the classical approach। If n repetitions of an experiment, n is very large, an event is observed to occur in h of these,
an event is observed to occur in h of these, the probability of the event is h over n, frequency approach और empirical probability. ये वो definitions होगी probability की. For example, डाई की एग्जांपल लेते हैं. उसकी आउटकम्स क्या हो सकती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. अब कहूं कि 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2 एक एलिमेंट है और टोटल एलिमेंट 6 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6. ये जो है क्लासिकल अप्रोच कह लें या फ्रीक्वेंसी अप्रोच कह लें. तो इसको देखें. अब अगर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको पता नहीं है कॉइन जो है वो बाइस्ड है या नहीं बाइस्ड. आप एक एक्सपेरिमेंट 100 टाइम्स कॉइन को टॉस करते हैं, टोटल n इज इक्वल टू 100 टाइम्स, और लेट से इसके बाद, या बहुत ज्यादा है, 100 टाइम्स काफी है लेट से, तो आप उसके बाद डिसाइड करना चाहते हैं कॉइन कैसे बिहेव कर रही है. इफ द यू गेट 60 टाइम्स हेड एंड 40 टाइम्स टेल, then probability of this biased coin can be 60/100 and probability of tail is equal to 40/100. ये इस केस में है कि आपने नंबर ऑफ जो आपकी सक्सेसेस हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायल से डिवाइड कर ली. ठीक है, ये उसकी probability नहीं होगी, क्योंकि probability तो ज़ाहिर है आपको पता है कि अगर 1 biased coin है और आप उसको रिपीट करते रहेंगे तो in the end it will be equal to half. Probability of head will be half and probability of tail will be half. मगर to explain what is frequency approach ये हम बता रहे हैं आपको. फिर axioms of probability. To each event A in the class C of events, we associate a real number PA. The P is called the probability function and PA the probability of event A if the following axioms are satisfied. For every event A in the class C, probability of A is always greater than equal to 0. कि probability हमेशा 0 या उससे बड़ी होगी, पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती. एक certain event है, यानी कुछ इवेंट ने हर हाल में होना है, तो उसकी probability क्या होगी? 1. The probability of S is equal to 1. यानी कि सैंपल स्पेस में से जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर हेड एंड कॉइन की बात, हेड एंड टेल की बात करें ना, कॉइन एक्सपेरिमेंट, जब भी टॉस करेंगे या हेड आए या टेल आएगा. अगर आप ये कहेंगे जी मैं तब जीत जाऊंगा चाहे हेड आए चाहे टेल आए, तो दैट्स अ सर्टेन इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 है. आपके जीतने की हमेशा प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि आपने क्या कहा, या हेड आए या टेल आए, जीता हूं मैं, तो दैट्स अ सर्टेन इवेंट. For any number of mutually exclusive events A1, A2 up till AN in class C, probability of A1 union A2 up till AN क्या है? ये mutually exclusive है, यानी कि A1 और A2 में कोई चीज कॉमन नहीं है, A2 और A3 में कोई चीज कॉमन नहीं है, A1 और A3 में कुछ कॉमन नहीं है. तो इनकी probability जो होगी वो sum of probabilities हो जाएगी. Probability of A plus probability of A2 plus probability of A3 and probability of AN. तो यूनियन नहीं लिखना चाहिए राइट हैंड साइड पे, इसको प्लस करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे सेट में तो यूनियन है, तो probabilities are numbers, they will just add up. Two events A and B are mutually exclusive if they are disjoint. That means इनकी intersection is equal to null set. Then there were some other theorems. For A or B two events, probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus the probability of A intersection B. कि जो कॉमन उनके एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी उसमें से माइनस हो जाएगी. मगर अगर यही इवेंट्स क्या हो जाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे, तो वी नो A इंटरसेक्शन B इज फाई नल सेट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आना है आउटकम पे, तो ये 0 हो जाएगी, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा. अब अगर 3 इवेंट्स हैं A यूनियन B यूनियन C, तो ये फॉर्मूला उसी तरह चलता जाएगा, मगर जो माइनस होगा वो तमाम की इंटरसेक्शन होगी. A इंटरसेक्शन B भी माइनस होगा, A इंटरसेक्शन C भी होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ. उसका आप बुक में से फॉर्मूला देख सकते हैं अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो. नहीं तो आप इसे 2 हिस्सों में भी कर सकते हैं. जैसे अगर आपको वो फार्मूला याद ना हो एग्जाम में या कहीं, तो A यूनियन B यूनियन C आ जाए प्रोबेबिलिटी, तो आप इसको थोड़ा सा यूं भी कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि 2 ब्रेक कर लें,
ए यूनियन बी यूनियन सी, तो फिर ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं आप। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, परेशान ना हो, अगर ये समझ आ रहा है तो करें, नहीं तो आप इसको ब्रेक करके कर सकते हैं। ओके, एंड सो ऑन सो फोर्थ, फिर आप इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। इफ A1, A2, AN आर पार्टीशंस ऑफ अ सैंपल स्पेस। पार्टीशन क्या होता है? एक सैंपल स्पेस है, उसको आपने पार्टीशन कर लिया। ये सैंपल स्पेस थी, इसको आपने वेन डायग्राम याद होगा आपको, उसको आप पार्टीशन कर लें अगर, तो जैसे ये मैंने पार्टीशन कर लिया, ये A1 है, A2, A3, A4, A5। अब कोई पोर्शन बचा नहीं है और कोई ओवरलैपिंग भी नहीं है। A1 और A2 में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, A2 और A3 में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, और S का कुछ बचा भी नहीं है। तो इन सब की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2, A3, A3 एंड अप टिल AN इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 एंड सो ऑन सो फोर्थ, क्योंकि सब ऐड होके क्या बनेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस बनेंगे, एंड इट्स ऑलवेज इक्वल टू 1। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1। ये आपको याद होगा कि हमने बहुत से लेक्चर्स में फिर इसको यूज भी किया। नेक्स्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेट A and B be two events such that probability of B is greater than 0। पहली बात है probability of B is greater than 0 denoted by probability of A given B। The probability of A given that B has occurred is given by probability of A given B equals probability of B intersection A divided by probability of B divided by probability of B। ये थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दैट B ऑलरेडी हो चुका है, अब A की क्या प्रोबेबिलिटी है। इस केस में अगर आपको याद हो तो एक इवेंट A था, एक इवेंट B था, और अगर मैंने टॉस किया था, 2 दफा कॉइन को टॉस किया, जब 2 दफा टॉस किया तो मैं आइदर आई वुड गेट अ हेड हेड और टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। तो फिर मैंने आपको बताया कि मैं आपको यह बता सकता हूं कि दोनों दफा मेरा क्या हुआ, आउटकम सेम आई, यानी कि दोनों दफा या टेल टेल आया या हेड हेड आया। तो मैंने आपकी इंफॉर्मेशन, आपको थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी। तो फिर आपसे पूछा क्या प्रोबेबिलिटी है हेड हेड आने की, तो आपने निकाला था 1/2। तो हमें जब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो हमारी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बेहतर भी हो सकती है, थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको कहते हैं गिवन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इस वर्टिकल लाइन को कहते हैं गिवन बी, इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है गिवन बी हैज अकर्ड। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज अकर्ड। फॉर एनी टू इवेंट्स A and B, probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B given A, and similarly probability of B intersection A is equal to probability of B into probability of A given B। ये हो गया था कंडीशन प्रोबेबिलिटी। फिर हमने कुछ थ्योरम्स भी प्रूव किए थे उस वक्त। फॉर एनी इवेंट्स A1, A2 up till AK, we have probability of A1 intersection A2 intersection up till AK, इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, यानी कि A1 भी हो, A2 भी हो, अप टिल AK भी हो, तो इस जॉइंट प्रोबेबिलिटी को हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन A1 इंटरसेक्शन A2 एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ A सब K गिवन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 अप टिल इंटरसेक्शन AK -1। If the events A1, A2 up till AN are independent, if the events A1, A2 up till AN are independent, probability of A1 intersection this is a product। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, जब हम यूज भी किया इनको, हमने बहुत दफा यूज किया इसको इंडिपेंडेंट को, कि अगर ये सारे इंडिपेंडेंट हो दैट मीन्स इनका इंटरसेक्शन 0 हो, उस तरह से
एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, सॉरी, तो देन द प्रोबेबिलिटी इज A1, इन सब की प्रोबेबिलिटी जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसकी डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट जी, फिर हमने एक थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था। इफ द इवेंट्स B1, B2 up till Bk constitute a partition of the sample space, ये एक सैंपल स्पेस है, उसको हमने डिवाइड कर लिया इनटू इवेंट्स, पार्टीशन कर लिया, हिस्से कर लिए फ्रॉम B1 टू Bk, such that probability of Bi is not equal to 0, किसी एक पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर नहीं है। फॉर I is equal to 1 to up till K, then for any event A of S, event A of S, probability of A is A intersection Bi, यानी कि Bi किस B का वो कोई भी पार्टीशन जो है B, उसका इंटरसेक्शन A के साथ, यानी कि B2 का इंटरसेक्शन A के साथ ये बनता है, सिमिलरली Bk का इंटरसेक्शन A के साथ ये बनता है। Bi इंटरसेक्शन A, सब इंटरसेक्शंस को ऐड करना है, सब इंटरसेक्शंस को ऐड करना है, और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से इसका फार्मूला मुझे पता था, वो क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ Bi इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन Bi, तो इसको सम करें तो दिस इज नोन एज थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट जी, बड़ा इंपॉर्टेंट हमने एक रूल पढ़ा था, बेस रूल। इफ द इवेंट्स B1, B2 up till B they constitute a partition of the sample space S, जैसे पिछली स्लाइड में था कि ये भी पूरी सैंपल स्पेस का पार्टीशन था, such that probability of Bi is not equal to 0, कि Bi की probability 0 नहीं है, that means if it's in the sample space and it's got some space in the sample, तो उसकी probability automatically 0 नहीं होगी। For I is equal to 1 to up till K, then for any event A in S such that probability of A is also not equal to 0 is given like this, that probability of Br के A हो चुका है, Br की probability क्या है, Br given A is equal to probability of Br into probability of A given Br into summation, ये total probability, ये क्या हो गया, total probability, and this was equal to probability of A intersection B, ठीक है, probability of A थी, total probability of, this was probability of, नीचे जो आता था वो क्या था, probability of A। तो इसी को अगर हम एक और फॉर्मूले से लिखें, बेस रूल्स के अल्टरनेटिव फॉर्म लिखें, तो वो क्या है, probability of B, ये लास्ट इक्वेशन देखिएगा आप, ये वाली, इसको अगर आप देखें तो probability of B given A into probability of A is equal to probability of A given B into probability of B। इस रूल का फायदा क्या है कि अगर हमें A given B यानी कि कंडीशनल probability of A given B हैज अकर्ड पता हो और probability of B पता हो, तो हम कंडीशनल probability of B given A भी निकाल सकते हैं। तो इसमें हम चेंज कर सकते हैं, एक कंडीशन को दूसरी कंडीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, A गिवन B को B गिवन A में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के तहत। तो दैट्स व्हाई बेस रूल इज क्वाइट वास्टली यूज्ड, कि हमें कंडीशंस पता हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हम स्वैप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने डिफाइन किया था रैंडम वेरिएबल। अ रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन दैट एसोसिएट्स अ रियल नंबर विद ईच एलिमेंट इन द sample space. A random variable is a function that associates a real number with each element in the sample space. हम sample space को एक random variable असाइन कर देते हैं, जैसे कि डाई के केस में वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर हम कहें कि आउटपुट ऑफ अ डाई इज अ रैंडम वेरिएबल x, then the random variable x can take values 1 2 3 4 5 6। फिर अगर मैं कहूं कि सैलरी ऑफ 100 people is a random variable x, तो वो सैलरी क्या हो सकती है, x कैन टेक वैल्यू 5000 6000 600,000 and 500 10,000 500 20,000 500 20,000 21,000 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो x की वो तमाम वैल्यू जो लोगों की सैलरी है वो रैंडम वेरिएबल बन जाएगा। यहाँ पे कैपिटल लेटर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ रैंडम वेरिएबल। हम x जैसे हम कह देते हैं, हम कहें कि ये रैंडम वेरिएबल x है,
तो कैपिटल जब लिखते हैं तो हम इसे कहते हैं ये रैंडम वेरिएबल है, एंड स्मॉल लेटर को हम कहते हैं ये उसकी वैल्यू है। तो अगर मैं यूं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स टेक वैल्यूज लेस देन एक्स, दैट मीन्स ये रैंडम वेरिएबल है और ये क्या है, उसकी वैल्यू है, और यहाँ पे लेट्स से 5 आया होगा, तो तमाम वैल्यूज प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ एक्स जो 5 से नीचे वैल्यूज है। नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग एन एटीएम मशीन, वो रैंडम वेरिएबल हो सकता है। हम एन रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं कि एक घंटे में कितने लोग जाते हैं, तो वो लोग हो सकता है 5 चले जाएं, 6 चले जाएं, कोई भी ना जाए, 10 लोग आ जाएं एक घंटे में, तो ये रैंडम वेरिएबल है। प्रेशर ऑफ गैस एट डिफरेंट सीएनजी स्टेशंस, टॉसिंग ऑफ कॉइन is another thing. Discrete and continuous sample space. If a sample space contains a finite number of possibilities or an unending sequence with as many elements as there are whole numbers, it is called a discrete sample space. इसमें क्या है, जैसे number of people, there can be 2, 3, 5, 6, 7. That means number of people visiting an ATM machine, अगर मैं काउंट करूं पर आवर, तो हो सकता है पहले घंटे में 2, 3, दूसरे घंटे में 3, इस तरह चलते जाए। अब 2.3 कोई नंबर नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा, तो ये डिस्क्रीट काउंट है, ठीक है, दिस इज अ डिस्क्रीट काउंट। मगर अगर कॉन्टिन्यूस कहूं तो वो कॉन्टिन्यूस में if a sample space contains an infinite number of possibilities equal to the number of points on the line segment, एक line segment में जितने points होते हैं उतनी possibilities हैं, it's called a continuous sample space. जैसे temperature है, अगर temperature हम measure करें तो temperature can be any value, it can be 22.3678 degrees centigrade। 10 मिनट बात करूं तो इट कैन बी 21.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी है वो सारी डिग्रीज आ जाएंगे। तो वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, हम मेजर नहीं करते उस एक्यूरेसी के साथ, मगर ऐसा कॉन्टिन्यूस डोमेन। तो कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट का डिफरेंस हम नॉर्मल यूज भी करते हैं। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज द वन दैट हैज अ काउंटेबल सेट ऑफ इट आउटकम्स। तो पहले हमने स्पेस डिफाइन की, अब हम रैंडम वेरिएबल डिफाइन करें। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कौन सा होगा, जिसमें काउंटेबल सेट ऑफ आउटकम्स है। और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल कौन सा होगा, जिसमें इनफिनिट नंबर ऑफ सेट्स हैं। व्हेन अ रैंडम वेरिएबल टेक्स ऑन वैल्यूज ऑन कॉन्टिन्यूस स्केल एंड द वेरिएबल इज रिगार्डेड एज कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। हाइट ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ये नहीं होता कि हाइट सिर्फ 5 या 1 इंच, 5 या 2 इंच, 5 या 3 इंच, इस तरह नहीं होगी। हाइट 5 या 1 इंच और कुछ थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है, तो इस तरह वो एक कॉन्टिन्यूस डोमेन बनता है। हम मेजर उस एक्यूरेसी से करते हैं या नहीं करते, दैट्स अनदर डिबेट, बट इट्स अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्टेंस इज अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, टाइम इज अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, temperature is a continuous random variable, and so on and so forth. On the other hand, number of people is a discrete random variable, it's not a continuous, okay. Currency, रुपए, अब हमारा जो मिनिमम यूनिट चल रहा है वो रुपया चल रहा है, तो इट्स अ डिस्क्रीट कि 55 रुपए, 56 रुपए, 57 रुपए, वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, उसके दरमियान में कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। Discrete probability distributions are the set of order pairs x, f of x, यानी कि एक तरफ random variable लिखा, दूसरी तरफ उसकी probability लिखी, is a probability function, probability mass function और probability distribution of discrete random variable x if for each possible outcome x, f of x is greater than 0 and summation f of x is equal to 1, यानी कि and probability of x is equal to x is equal to f of x। तीनों को देख लें। फर्स्ट वन कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। सेकंड वन कि उसका टोटल सम जो है तमाम रैंडम वेरिएबल्स पे वैल्यूज पे सम करें तो इक्वल टू 1 आता है। फिर अगर किसी एक रैंडम वैल्यू की किसी एक वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो f of x निकाल सकते हैं। डाई के केस में क्या थी आउटकम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनकी प्रोबेबिलिटीज जो है 1/6, 1/6, 1/6,
1/6, 1/6, 1/6। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे f of 3 बता दें तो 3 की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 है। सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x टेकिंग वैल्यू 3 इज इक्वल टू दिस थिंग। आई होप कि ये रिमाइंड हो रहा होगा, चीजें जरा रिमाइंड हो रही होंगी। फास्ट है मगर डोंट वरी, ये स्लाइड्स आपके पास हैं, इट्स लाइक अ समरी फॉर योर हाफ ऑफ द कोर्स, तो इसमें चीजें थोड़ी सी रिमाइंड हो जाएंगी। नेक्स्ट हमने डिफाइन किया था कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f of x of a discrete random variable x with probability distribution f of x is given as, f of x is defined as the probability of x less than equal to x। क्या है इसमें इक्वल नहीं है, लेस देन इक्वल टू x है, यानी कि तमाम वैल्यूज ऑफ x पे इसको ऐड करना है, तमाम वैल्यूज ऑफ x पे इसे ऐड करना है। वी एडेड टू ऑल वैल्यूज ऑफ x। और यहाँ पे क्या है, जो भी फंक्शन था, प्रोबेबिलिटी फंक्शन था f of t, यहाँ पे लिखा हुआ है t goes from -infinity to the value x, value x, from -infinity to value x। नेक्स्ट हमने दिखाया था continuous probability distributions। Continuous probability distribution cannot be written in tabular form, but it can be stated as a formula. Such a formula would necessarily be a function of the numerical values of the continuous random variable x, and as such will be represented by the functional notation f of x. The function f of x, usually called probability density function or density function of x। इस तमाम कोर्स में मैं डेंसिटी फंक्शन भी यूज करता रहा हूँ, वर्ड यस, और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी। तो नॉर्मली जब डिस्क्रीट केस होता है तो मैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कोशिश करता हूँ यूज करूँ कहना, और अगर प्रोबेबिलिटी कॉन्टिन्यूस है तो हम डेंसिटी फंक्शन कहते हैं, और इसको पीडीएफ भी कहा जाता है। तो ये क्या देता है, इसको अगर प्लॉट करें एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो नॉर्मली ये एक इक्वेशन हमें गिवन होती है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से है तो ये f of x है, तो ये हमें ये देता है कि अगर ये वैल्यू ऑफ x है, इसमें हमारे पास ये x1 है, ये x2 है, तो ये हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी नहीं देता मगर एक रीजन में प्रोबेबिलिटी दे सकता है कि x1 से x2 तक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, x2 या x1 के दरमियान रहने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसको फर्दर देखते हैं। द फंक्शन f of x is probability density function for a continuous random variable x defined our set of real numbers if f of x is greater than equal to 0 for all x where x is a real number belongs to real number, it is from -infinity to infinity f of x d of x equal to 1। So f of x d of x is the total probability integrated from -infinity to plus infinity is equal to 1, and probability of a to random variable x from a to b is a to b f of x dx, यानी कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे a से b तक to get the total probability in this region। probability of यानी कि for continuous random variable, ये प्लीज देखिएगा, अगर ये continuous है तो ऐसी कोई चीज इसमें f of a will always be 0, यानी कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ये प्रोबेबिलिटी नहीं देता, क्योंकि किसी भी एक पॉइंट होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0 ही होती है। हम कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन करते हैं। द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f of x of a continuous random variable x with density function, probability density function f of small f of x is given as, कैपिटल f जो होता है वो हमेशा कम्युलेटिव देता है। कम्युलेटिव मीन्स तमाम सम करना है फ्रॉम -infinity टू दैट वैल्यू, -infinity टू दैट वैल्यू, और कुछ प्रोबेबिलिटीज जो है वो -infinity से शुरू नहीं होती, लेट्स से 0 से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, तो उनके लिए फिर हम अगर 0 से शुरू हो रही थी तो 0 से वहां तक एड अप करेंगे, 1 से शुरू होती है 1 से वहां तक एड अप करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है कि cumulative distribution function of x is equal to probability that the random variable is less than equal to x। तो इंटीग्रेशन कहां से होगी, जब a से b करते थे तो a से b करते थे, लेस देन x का मतलब है
मिनिमम वैल्यू विल बी, लोअर लिमिट विल बी माइनस इन्फिनिटी। तो ये होगा माइनस इन्फिनिटी से x तक ऑफ f of t dt, f of t dt फॉर x गोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि x जो है वो कैन बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। दिस डेफिनेशन लीड्स टू अनदर डेफिनेशन विच इज fb माइनस fa। ये कैसे निकाला था हमने? आसान था, a से b तक इंटीग्रेट करना था। तो अगर यहाँ पे मैं b रख दूं, फिर यहाँ पे a रख दूं, तो फिर डिफरेंस जो होगा वो क्या इंटीग्रेशन बन जाएगी? फ्रॉम b टू a। यानी कि ये क्या है? f ऑफ b क्या है? इट इज माइनस इन्फिनिटी टू b f ऑफ x dx और माइनस इन्फिनिटी टू a f ऑफ x dx। इन दोनों को अगर देखें तो ये बनता है a टू b f ऑफ x dx, जो कि डेफिनेशन थी मेरी। और ये चीज जो बनती है, पहला इंटीग्रल वो f ऑफ b बन रहा है और दूसरा इंटीग्रल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट f ऑफ a बन रहा है। एंड अगर हमारे पास कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन हो, डेंसिटी कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन हो, तो उसका डेरिवेटिव जो होता है वो डेंसिटी फंक्शन बन जाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आज हमने काफी चीजें रिव्यू कर ली, नियरली नॉट द हाफ ऑफ द कोर्स, मगर फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोर्स हमने रिव्यू कर लिया है। काफी चीजें उसमें हमने रिव्यू की हैं। अब हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको फर्दर रिव्यू करेंगे टिल द एंड ऑफ द कोर्स। बाकी चीजें भी जो हमने पढ़ी हैं फर्स्ट हाफ में, हम उनको फर्दर लेके चलेंगे। इससे आगे हम सारी चीजें रिव्यू करेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें तकरीबन मैंने कोई फार्मूलाज, जो हमने जितने भी फार्मूलाज थ्योरम पढ़े हैं, मैंने कोशिश की है कि सारे आपको दोबारा एक दफा आपकी नजर से गुजर जाएं। तो आप इस लेक्चर से अपनी एक समरी भी क्रिएट कर सकते हैं, अपने लिए एक समरी भी बना सकते हैं कि तमाम फार्मूलाज को आप एक कागज पे लिख लें फर्स्ट पोर्शन ऑफ द कोर्स के लिए, ताकि आपको जब प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको सामने आपके फार्मूला मौजूद हो। एक सेंटेंस लिख के फार्मूला लिख लें, वो आपका समरी बन जाएगी ऑफ नियरली हाफ ऑफ द कोर्स। फिर जब नेक्स्ट लेक्चर हो जाएगा हमारा, जिसमें हम बाकी कोर्स की रिव्यू करेंगे, तो उसके बाद आप बाकी कोर्स की भी समरी बना सकते हैं। तो समरी से ये होता है कि चीजें सारी क्विक सामने नजर आ जाती हैं। जहां तक पढ़ाई का ताल्लुक है, मैंने आपको पहले भी बहुत दफा कहा, मैं फिर एक दफा रिपीट कर देता हूं। हमेशा तरीकाकार यह है कि जब आप एक लेक्चर सुन लें, मेरा पूरा एक लेक्चर सुन लें, तो उससे रेलेवेंट जो मटेरियल बुक में है, आपकी जो हमने बुक रिकमेंड की हुई है, वो पढ़ लें, समरी वगैरह पढ़ लें। उसके बाद वो एग्जाम्पल सॉल्व करें और प्रॉब्लम्स करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जाएं। और अगर साथ साथ समरी भी बनाते जाएं तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि आप उसी वक्त यादाश्त ताज़ा होती है, बात जहन में रहती है, तो आप उसकी एक समरी भी रख लें अपने पास। तो उसमें ये होगा कि एग्जाम्स में आपको आसानी हो जाएगी, आप बुक भी पढ़ लेंगे और समरी में आपको क्विक रिव्यू, आपके सारे फार्मूलाज आपके सामने होंगे, एक दफ़ा आप देख लेंगे, तो फिर आप एग्ज़ाम में भी इजीली वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा ये जितना मैंने आज लेक्चर में कवर किया है, इसको आप भी रिव्यू कर लें, इसकी समरी भी बना लें, और जहाँ पे कोई चीज़ कन्फ्यूजन से, तो वो उससे रिलेवेंट जो लेक्चर था उसको जाके आप सुन लें थोड़ी देर के लिए, ताकि वो दोबारा से चीज़ें रिवाइज हो जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।